हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी कौशिक। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो आज हम करेंगे यहाँ पर हम यहाँ पर करेंगे पॉलिटी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आ सकते हैं और इम्पॉर्टेंट हैं पॉलिटी के। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का पीठासीन अधिकारी है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष, लोकसभा के स्पीकर या फिर प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा। याद रखिएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कि राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर या चेयरमैन कौन होता है, तो याद रखिएगा वाइस प्रेसिडेंट जो है वो क्या होता है, चेयरमैन होता है। किसका? राज्यसभा का। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर जो अभी करंट हमारे स्पीकर हैं, लोकसभा स्पीकर हैं, वो कौन है हमारे? ओम बिरला जी। यहाँ लिख लेते हैं ओम बिरला जी। ठीक है, फर्स्ट स्पीकर की बात करें तो फर्स्ट स्पीकर कौन थे हमारे लोकसभा के? जीवी मवलंकर। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा जो आपका पार्लियामेंट है, ये आर्टिकल्स कुछ इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जो आपका पार्लियामेंट है वो आता है आपका आर्टिकल 79 में, ये याद रख लो। अब जो अपर हाउस है वो पहले आएगा। ठीक है, तो राज्यसभा मतलब अपर हाउस, उसका आर्टिकल क्या हो गया? 79 के बाद क्या आता है? 80। एंड देन बचा हुआ जो हाउस है, जो है आपका लोकसभा, उसका हमारा आर्टिकल हो जाता है 81। ये तीनों आर्टिकल जो है आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम शक्ति सदस्यों की संख्या कितनी होती है? शक्ति जो है ट्रांसलेटर ने गलत ट्रांसलेट करा है, स्ट्रेंथ का मतलब आप समझ रहे हो, नंबर पूछा है। ठीक है, 530, 540, 550 और 552 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपसे पूछा है मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शंस दिए हुए हैं 530, 540, 552 और 550 और 552। तो लोकसभा के लिए याद रखिएगा कितना हो जाएगा आपका आंसर? 552 आपका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें से 524 जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं? आपके स्टेट से आते हैं। 26 आते हैं यूनियन टेरिटरी से, और 2 जो होते हैं वो आपका कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट जो है 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है लोकसभा में, और राज्यसभा में 12 मेंबर्स को वो नॉमिनेट कर सकता है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं आपके? 250। ठीक है, याद रखिएगा मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 250। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? मैक्सिमम टेन्योर पूछा है आपका, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं किसके? राज्यसभा के, अपर हाउस के। ठीक है, 2 ईयर, 4 ईयर, 6 ईयर या 8 ईयर। ठीक है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर राज्यसभा का जो टेन्योर होता है वो होता है 6 साल का, जिसमें से आपको पता है 1/3 जो मेंबर्स होते हैं वो हर 2 साल पे रिटायर किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि जो लोकसभा है उसका टेन्योर कितना होता है। वैसे तो मैंने आपको जिन लोगों ने प्लस में मेरी क्लासेस ली थी वहाँ पर मैंने आपको एक टेबुलर फॉर्म में मैक्सिमम सीट्स, इनके इलेक्टेड मेंबर्स को कहा क्या जाता है, एज, टेन्योर, ये सब मैंने बताया था। तो वहाँ पर बताया था मैंने आपको 5, 6, 5, 6 ऐसे याद रखना। सीक्वेंस है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, 5, 6, 5, 6 ऐसे करके याद कर लोगे तो आपको टेन्योर याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है?
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चूजन फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड लिया है और बहुत बार आप लोग ये गलत भी करते हो। आपसे पूछा है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पर ही ये चीज़ आपको बता दी थी कि कौन होता है हमारा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सही आंसर हो जाएगा आपका वाइस प्रेसिडेंट जो है वो होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, अब वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट, देयर शुड बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कौन सा आर्टिकल कहता है हमारा, आर्टिकल 63 और 66 में आता है हमारा इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू दी राज्यसभा। ये भी मैंने आपको बता दिया और ये क्वेश्चन CHSL में, जिन लोगों ने CHSL दिया था उसकी जो लास्ट शिफ्ट रही थी उसमें ये क्वेश्चन आया था कि कितने मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा, कहाँ पर, राज्यसभा में। 20, 20, 18, 12 या 15। तो मैं आपको बता चुकी हूँ लोकसभा में 2 होते हैं और राज्यसभा में 12 होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा 12, जो कि क्या होते हैं, प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज। ठीक है, प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज होती हैं, उनको प्रेसिडेंट जो है वो क्या करता है, नॉमिनेट करता है, कहाँ पर, अपर हाउस में, राज्यसभा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज कैरीड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। राष्ट्रपति का महाभियोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता देती हूँ कि इम्पीचमेंट वर्ड जो है वो बेसिकली सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप किसी और के रिमूवल की बात कर रहे हो तो उसको रिमूवल कहा जाता है, इम्पीचमेंट नहीं कहा जाता है। वो कहना रॉन्ग है लेकिन कह देते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो इम्पीचमेंट होता है प्रेसिडेंट का, महाभियोग जो होता है राष्ट्रपति का, वो कौन कैरी करता है, अटॉर्नी जनरल, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव, पार्लियामेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर। पूरा इम्पीचमेंट प्रोसेस मैं आपको बता चुकी हूँ, यूट्यूब पर भी कोशिश करूँगी जल्दी आपकी पॉलिटी की क्लास भी आए। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट होती है वो इम्पीचमेंट का जो रेजोल्यूशन होता है वो पास करती है। ठीक है, अब देखो ये जो प्रेसिडेंट है, देयर शुड बी अ प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, किस आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल 52। और बता चुकी हूँ मैं आपको 54 और 55 दोनों ही किससे रिलेट करते हैं, हमारे इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट से रिलेट करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात करी है, एक मिनट, हाँ यहाँ पर बात करी है इम्पीचमेंट की। ठीक है, तो इम्पीचमेंट आपका किस आर्टिकल में दिया है, 61 आर्टिकल में आपका इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट दिया हुआ है। इसका सिंपल प्रोसेस यही होता है, देखो छोटा सा यहाँ पर बता देती हूँ कि एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है, किसी भी हाउस में पास किया जाता है, वहाँ पर वो जब पास हो जाता है बाय 1/4 मेजोरिटी से, जब वो पास हो जाता है तो 14 डेज का नोटिस जो है वो जारी किया जाता है। ठीक है, फिर दूसरे हाउस में भेजा जाता है, वहाँ से 2/3 मेंबर्स अगर उसको पास कर देते हैं तो नेक्स्ट हाउस में भेजा जाता है, फिर वहाँ से 2/3 मेंबर पास करते हैं और उसके बाद रिमूवल हो जाता है किसका, हमारे प्रेसिडेंट का। ठीक है, चलिए अभी तक किसी भी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट नहीं हुआ है इंडिया में। ठीक है, पाकिस्तान में हुआ था, वो इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग दी प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड। अब देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत आपके लिए, क्योंकि अभी आपने देखा है कि पूरी की पूरी कैबिनेट जो है वो नई बनी है। तो आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट में हो सकते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो सकते हैं या फिर काउंसिल मिनिस्टर जो होता है ना, कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं। 20% ऑफ द लोकसभा, 10% मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, 25% ऑफ द लोकसभा या 15% ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। तो सही आंसर हो जाएगा 15% मेंबर्स ऑफ द लोकसभा जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये कब ऐड किया गया था ये भी याद रखिएगा, 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ये चीज़ ऐड करी गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं।
कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंक्लूडेड इन, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा शामिल है। किस में शामिल है? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सिटीजनशिप नागरिकता, या फिर प्रोविजन ऑफ इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग का प्रावधान। तो सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा आपका DPSP, दैट इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, अब DPSP की बात करें तो DPSP किस पार्ट में आता है? हमारे पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ से लिया गया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये अडॉप्ट किया गया था। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आता है? तो आर्टिकल 36 से 51 तक आपका DPSP कवर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इन विच ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्लीज ये क्वेश्चंस एक बार रिवाइज कर लेना, अच्छे से याद कर लेना दिमाग में। आई विल मेक श्योर कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको रिपीटेडली एग्जाम्स में दिखेगा पॉलिटी से। ठीक है, इन विच ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष में शामिल किया गया? 1974, 1975, 1976 या 1977। तो सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 1976 में ऐड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज को। फंडामेंटल ड्यूटीज किस पार्ट में आती हैं? पार्ट 4A में हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं। आर्टिकल की बात करें तो 51A आर्टिकल्स में आती हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। किस अमेंडमेंट से ऐड की गई थी? तो 42nd अमेंडमेंट 1976 से ऐड की गई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह कमिटी। ठीक है, टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? 11 हैं। अब मुझे आप ये कमेंट सेक्शन में बताना कि जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी वो किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज, सेम क्वेश्चन। Next question, which of the following amendments had reduced the age of voters from 21 years to 18 years? बहुत बार आ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी? 52nd अमेंडमेंट, 60th अमेंडमेंट, 61st अमेंडमेंट या 62nd अमेंडमेंट? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 61st अमेंडमेंट में जो वोटिंग एज थी वो रिड्यूस करी गई थी 21 ईयर्स से 18 ईयर्स में रिड्यूस करी गई थी। किस ईयर में आया था ये हमारा? 1989। 61st अमेंडमेंट 1989 में रिड्यूस की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल। आपसे पूछा है भारत का संविधान किस अनुच्छेद के तहत एक वित्त आयोग का प्रावधान करता है? फाइनेंस कमीशन, जब मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बताई थी तो वहां पर मैंने आपको फाइनेंस कमीशन भी बताया था। ठीक है, अब देखो फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में आता है? आपसे पूछा 321, 322, 280 या 324। तो सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 280 में आता है आपका क्या? फाइनेंस कमीशन। किस ईयर में स्टार्ट किया गया था फाइनेंस कमीशन? 1951 में किया गया था। अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। यहाँ पर लिख लेते हैं, प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। प्रेजेंटली कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है? 15th चल रहा है अंडर NK सिंह। ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 73rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। 73rd अमेंडमेंट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो इनमें से किससे डील करता है? इंपॉर्टेंट है ये भी। पंचायती राज, कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, नगर पालिका, मिनिमम एज फॉर मैरिज। पंचायती राज अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, नगर पालिका शादी के लिए न्यूनतम उम्र। तो सही आंसर आपका यहाँ हो जाएगा पंचायती राज से रिलेटेड है आपका 73rd अमेंडमेंट 1993 में आया था। ठीक है, अगर हम 74th अमेंडमेंट 1993 की बात करें तो वो किसके लिए आया था? आपका नगर पालिका बिल के लिए। ये भी याद रखिएगा। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? अब मैंने आपको रिट्स के बारे में बताया था कि रिट जुरिस्डिक्शन जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की दोनों की कॉमन पावर होता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों का जो रिट जुरिस्डिक्शन होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार वो भी बताइएगा, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिट्स कितने तरीके के होते हैं तो ये सबको पता है। रिट कितने तरीके के होते हैं? 5 तरीके के रिट होते हैं। आपको पता है कि जो आर्टिकल 32 होता है वो क्या है? हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसके तहत अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, जहां से वो रिट जारी करेगा और आपकी प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। तो कितने रिट होते हैं हमारे? 5 तरीके के रिट होते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। हेबियस कॉर्पस, को वारंटो, मैंडेमस, प्रोहिबिशन और जगह कहाँ बची है, ये आए एक मिनट, सर्टोरी, ठीक है। तो ये हो गए आपके 5 रिट, ठीक है। इनमें से जो हेबियस कॉर्पस होता है इसका इंग्लिश मीनिंग होता है यू मे हैव द बॉडी। 5 के 5 रिट मैं आपको डिटेल में पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ द राइट टू डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट? किसके पास ये राइट होता है, यह तय करने का अधिकार किसके पास है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। अब देखो सबसे पहले मनी बिल की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो मनी बिल को इंट्रोड्यूस कौन करता है? मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है बाय दी प्रेसिडेंट ओनली, ठीक है। और इसको सिर्फ एक ही हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, दैट इज लोकसभा में इसको इनिशियली इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और ये किस आर्टिकल में आता है? आपका जो मनी बिल है वो आता है आर्टिकल 110, ठीक है। मनी बिल आता है आपका आर्टिकल 110 में। अब क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है कि कौन डिसाइड करता है कि एक बिल मनी बिल है या नहीं? मैंने आपको बताया था जो स्पीकर होता है, अगर वो किसी बिल को डिक्लेयर कर देता है कि वो मनी बिल है तो उसको मनी बिल मान लिया जाता है, चाहे उसमें मनी बिल वाले प्रोविजंस हो या ना हो, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा डिसाइड्स वेदर द बिल इज अ मनी बिल और नॉट, ठीक है। तो यही 15 क्वेश्चन थे। हर एक टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाती रहूँगी पॉलिटी के, और जितने भी क्वेश्चंस ऐसे मुझे लगेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीटेडली एग्जाम्स में आ रहे हैं वो मैं आपको बताती रहूँगी। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए मेरी क्लासेस की तो बेल बटन दबा देना। आप लोग बेल पता नहीं क्यों नहीं दबाते हो, मतलब ऑब्वियसली अगर आपको वीडियोज़ देखनी है तो बेल दबा दिया करो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास ऊपर एक नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि अगर वीडियो देखना पसंद है तो आई होप सब्सक्राइब करने में आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।